बुज़दिलों की तरह चुप कर भी तो नहीं बैठ सकते। बस इतना किया जा सकता है कि शदीद मोहतात रहें। ठीक है, फिर ये काम हमें नाश्ते के फौरन बाद शुरू कर देना चाहिए। मैं राजल शाह की तलाश में निकलता हूँ। याकूत खान और दौलत खान दोनों ही को देखना होगा। आखिर ये सब कैसे हुआ है, कुछ समझ में तो आए। खतरात पेश आ सकते हैं, रीटा ने परेशान लहजे में कहा, और मैं मुस्कुरा दिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है रीटा, क्या मैं खतरात से खौफजदा होकर अपने मशागल तर्क कर सकता हूँ? इस वक्त तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। मेरी जानिब से बेफिक्र हो, अलबत्ता मैं तुम्हारे लिए परेशान रहूंगा। रीटा फीकी सी हंसी के साथ बोली, खतरात के वक्त मैं एक जहरीली नागन होती हूँ जिसका डसा पानी नहीं मांगता। वही अल्फाज मैं तुमसे कहूंगी। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहना। मेरे दुश्मन मुझे आसानी से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रीटा उठी और मुझसे इजाजत लेकर बाहर निकल गई। मैं पुरख्याल अंदाज में दरवाजे को देखता रह गया था। नाश्ते की मेज पुरसुकून थी। खानम गुल चिराग ने मुझसे 2-4 बातें की और इसके बाद हम सब लोग नाश्ते के कमरे से उठ गए। मोहब्बत खान किसी काम से जा रहा था, न जाने आजकल कहाँ कहाँ जा रहा था वो। बहरहाल हम अपनी अपनी तैयारियां करते रहे। पहले रीटा चली गई, फिर मैं जाने की तैयारियां करने लगा। रीटा के जाने का पूरा यकीन हो गया था मुझे। अभी मैं तैयारियां कर ही रहा था कि गोहर जहां, जो मोहब्बत खान की बहन थी, मेरे कमरे में दाखिल हो गई। उसके पीछे पीछे नौशाद भी थी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि मैं किसी कदर चौकन्ना हो गया। गोहर जहां की आंखें झुकी हुई थी। उसने कहा, कहीं जा रहे हो जहांगीर जमाल शाह? जी खानम, कोई हुक्म? मैंने कहा और गोहर जहां अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, आखिरी हद तक सोचा था जहांगीर जमाल शाह को सब्र कर जाऊंगी, कुछ नहीं कहूंगी तुमसे, लेकिन मेरे भाई अब इतनी बड़ी मजबूरी आ गई है कि मेरे बस में कुछ नहीं रहा। जुबान खोलने पर मजबूर हो गई हूँ तुम्हारे सामने। बदनसीबी कहूंगी इसे अपनी के एक भाई से महरूम होने के बाद इसका हम शक्ल मेरे सामने आया और हम सब इसमें गुम हो गए। मेरे भाई, रिश्ते बेशक आसमानों की तख्लीक होते हैं, लेकिन जमीन को भी तो इज्जत हासिल है। अगर इस जमीन पर रहकर हम कोई रिश्ता तलाश कर लें तो इसे इतना मकरूह तो नहीं होना चाहिए। मेरे जबड़े मजबूती से एक दूसरे पर बीच गए। कुछ शुबा हो रहा था, गोहर जहां क्या कहना चाहती है। मैंने सुकून से कहा, बैठ जाइए खानम। गोहर जहां बैठ गई। नौशाद भी मुझसे निगाहें चुराए हुए थी। गोहर जहां ने इंतहाई शर्मिंदा से लहजे में कहा, जो कुछ तुमसे कहने जा रही हूँ शायद मरते दम तक भी ना कह पाती, लेकिन मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब कह रही हूँ। मुझे बताओगे मेरे भाई, एक अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने के बावजूद तुमने वो क्यों ना किया जिसकी हम तुमसे तवक्को रखते थे? बताओगे मुझे मेरे भाई के क्या जिंदगी में एतमाद की इसी तरह धज्जियां उड़ाई जाती हैं? कुछ बताओगे मुझे मेरे भाई? खानम गोहर जहां के लहजे में आंसू घुल गए थे। मैंने सुकून से कहा, बहन गोहर जहां, आप जो कुछ कहना चाहती हैं खुल कर कहें। मुझे खुशी होगी और मैं वादा करता हूँ कि आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा। दूसरा कोई होता कभी गौर ना करती। अपनी आंखों से जो कुछ देखा है उसने तशवीश ज़दा कर दिया है। क्या देखा है आपने? रीटा अभी तुम्हारे कमरे में थी। जी। क्यों आई थी? यहाँ इस घर में मेरी सबसे बेतकल्फी है, मगर इस तरह। गोहर जहां ने कहा, मुझसे पूछिए खानम, मैंने उन्हें बहुत से रंगों में देखा है। बहुत से रंगों में देखा है मैंने। मुझसे पूछिए ये बात। मैंने नौशाद का चेहरा देखा और मुझे एकदम हंसी आ गई। मैंने कहा, गोहर जहां बहन, अगर मैं अपनी सफाई में कुछ कहूँगा तो मेरा ख्याल है आप इसे तस्लीम नहीं करेंगी। क्या ये नहीं हो सकता कि थोड़ा सा इंतजार कर लें आप? काश ऐसा मुमकिन होता, लेकिन बदकिस्मती से न सिर्फ खानम गुल चिराग बल्कि भाई मोहब्बत खान को भी ये सारी तफसीलात मालूम हो चुकी हैं। मैं तो इस बात से खौफजदा हूँ कि कहीं कोई हादिसा न हो जाए, कहीं हमारे गमों में एक और गम का इजाफा न हो जाए। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ। आपका ख्याल है कि रीटा से मेरे गलत ताल्लुकात हैं। यही ख्याल है हमारा और इसकी तस्दीक हो चुकी है। एक फरंगी औरत, एक गैर मुल्की औरत आप लोगों के लिए इस कदर काबिल एहतराम हो गई खानम गोहर जहां, वो इस घर की इज्जत है। तो फिर एक सवाल का जवाब और दीजिएगा कि ताली एक हाथ से बजती है? हरगिज नहीं, लेकिन हाथों का तायुन भी होता है। हम कभी किसी पर इस कदर एतमाद कर लेते हैं कि वो तायुन हमें अपनों से ज्यादा बड़ा महसूस होता है। अगर ताली के लिए दूसरा हाथ पेश भी कर दिया गया था तो मेरे भाई ही के नाम पर तुम इस हाथ को मुस्तरद कर देते। खानम गोहर चिराग, अगर मुमकिन हो सका तो आज ही रात बहुत सी बातों की तस्दीक कर दूंगा। अगर मुमकिन हो सका तो आज ही रात आप पर एक बहुत बड़ा इंकशाफ करूंगा। इन चंद घंटों का मौका दे दीजिए। हाँ, जरूर मौका दे दीजिए फूफी जान, जरूर मौका दे दीजिए, नौशाद ने कहा और मैं हंसने लगा। आप इस लड़की को पागल कहती हैं? ये सारे जहां की होशमंद है और मैं इसकी होशमंदी को सलाम करता हूँ। नौशाद, तुम मेरे लिए जहर उगल रही हो, लेकिन यकीन करो मैं तुम सबको एक ऐसा तोहफा देकर यहाँ से जाऊंगा कि तुम मुझे हमेशा याद रखोगी। गोया अभी आपके तरकश में और भी बहुत से तीर हैं मिस्टर जहांगीर जमाल शाह।
नौशाद ने तंजिया अंदाज में कहा, हाँ बहुत से तीर बाकी हैं, आप इनका इंतजार कीजिएगा। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ जहांगीर, अगर दिल में बुराई आ गई है, अगर हमारी बदकिस्मती ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है, तो अब बराए करम सिर्फ इतना करो कि हमारा घर छोड़ दो, खामोशी से चले जाओ, फौरन चले जाओ। अगर तुम्हें इस हवेली में कोई नुकसान पहुंचा तो मुझे दिली रंज होगा, क्योंकि तुम मेरे भाई के हमशक्ल हो। ठीक है खानम, लेकिन आऊंगा, थोड़ी देर के लिए आपके पास जरूर आऊंगा, अगर हो सका तो आज ही रात जा रहा हूँ। मैं तैयार तो था ही, बस ये अल्फाज कहकर बाहर निकल आया। खेल खुद बखुद इख्तिताम को पहुंच गया था और मुझे इसके लिए कोई काविश नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन आज की रात बिलाशुबा बहुत से अहम इंकशाफात की रात थी और अब मुझे इसके लिए मजीद तैयारियां करनी थी। लेकिन इससे कबल किसी ऐसी जगह बैठकर सोचना चाहता था जहां सुकून हो। मुझे कुछ और ख्याल आया और मैंने बाकिर और शम्स वगैरह से राब्ता कायम किया। क्या हो रहा है शम्स? मुझे एक खूबसूरत लड़की ने परेशान कर रखा है। क्या कहती है? कहती है शादी करो, उसे फौरन गोली मार दो। जी? शम्स हैरत से बोला। फजूल बातों से गुरेज करो और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। ये हिदायत तुम चारों के लिए है। शम्स पूरी तरह मुस्तैद हो गया। मुझे खुद भी इस बात का अंदाजा था कि मेरे लिए खतरात पैदा हो गए हैं। बाकी लोगों के साथ साथ रीटा पर भी निगाह रखनी थी। मैं उन लोगों को हिदायत देने के बाद शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का गश्त करता रहा और उनसे बराबर मालूमात हासिल करता रहा। फिर जब मुकम्मल रिपोर्ट मिल गई कि मेरे ताक़ुब में कोई नहीं है, तब मैंने राजा सुबहान से टेलीफोन पर राब्ता कायम किया। चंद लम्हात के बाद राजा सुबहान से मुलाकात हो गई। मेरी आवाज पहचान कर उन्होंने बेसब्री से कहा, हुक्म फरमाइए राजा साहिब। अब भी हुक्म फरमाऊं? फौरन आ जाओ, मेरे पास एक अहम शख्सियत को तुमसे मिलाना है। अभी हाजिर हो जाऊं? नहीं, 1 महीने के बाद आ जाना। मैं कहता हूँ कि तुम मुझे अहमक क्यों बना रहे हो? मेरी बेचैनी का तस्वुर भी नहीं कर सकते तुम। राजा साहिब ने कहा, बहुत बेहतर, पहुँच रहा हूँ, मैंने कहा और इसके बाद टेलीफोन बंद करके बाहर निकल आया। फिर राजा साहिब की कोठी तक पहुंचने में मैंने चंद लम्हात से ज्यादा खर्च नहीं किए। मेरा इस्तकबाल किया गया और मुझे राजा साहिब की प्राइवेट रिहाइशगाह में पहुंचा दिया गया, जहां मैंने एक इंतहाई शानदार शख्सियत को देखा। दराज कामत, जरूरत से ज्यादा चौड़ा लेकिन खूबसूरत चेहरा, जवानी की उम्र, बड़ी बड़ी नोकीली मूंछें, फौजी अंदाज में तराशे हुए बाल, गर्ज के खूबसूरत और पुरवकार शख्सियत। ये कर्नल शहबाज हैं, मेरे दामाद, मेरी सबसे बड़ी बेटी के शोहर। राजा सुबहान ने तारुफ कराया। और कर्नल, ये है जहांगीर जमाल शाह। इतना जान चुका हूँ आपके बारे में मिस्टर जमाल शाह कि मजीद जानने की जरूरत नहीं है। यकीनन मुझसे मोहब्बत करने वालों ने मेरा मुकम्मल तारुफ ही कराया होगा। मैंने राजा सुबहान को देखते हुए कहा, एक तो तुम लोग मसनूई बातों में इतना वक्त जाया करते हो कि उलझन होने लगती है। वैसे मैं परेशान हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों राजा साहिब, गुस्सा मत दिलाओ। अब इसमें क्यों की क्या गुंजाइश है? सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि कर्नल शहबाज यहाँ तैनात हो गए हैं और इन्हें भी ये जिम्मेदारियां देकर यहाँ भेजा गया है कि इस इलाके में जो कुछ हो रहा है इसका तोड़ करें। ये एक ऐसा काम हुआ है कि मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा। ओहो, बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब है राजा साहिब कि हमें फौजी इमदाद हासिल हो सकती है। हो गई है, हासिल हो गई है, हो क्या सकती है। ये वाकई बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा, अब तुम रात के वाकयात बताओ। काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है? जी राजा साहिब, रात को दौलत खान ने याकूत खान के ठिकाने पर फायरिंग की है। मैं भी यही कह रहा था शहबाज से कि लोहा गर्म है और गर्म गर्म लोहे पर अगर चोट लगाई जाए तो शक्ल अपनी मर्जी के मुताबिक निकलेगी। पूरा प्रोग्राम तरतीब दो, क्या होना चाहिए। इससे पहले बाबा खान, मुझे इजाजत दीजिए कि मिस्टर जहांगीर जमाल शाह से पूरी तफसीलात मालूम कर लूं। ठीक है, ठीक है, मैं कब रोकता हूँ, राजा सुबहान ने कहा और कर्नल शहबाज मेरे सामने आ बैठा। उसने कहा, हाँ जहांगीर जमाल शाह साहिब, मुख्तसरन मुझे इस बारे में तफसीलात बता दी जाएं। कर्नल साहिब, दर हकीकत बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने वतन के बेशुमार हिस्से ऐसे हैं जहाँ लाकानूनियत इंतहा को पहुँची हुई है। चंद लोगों ने वहाँ अपना राजपाट कायम कर रखा है और मुल्क में एक और हुकूमत बन गई है। इस सिलसिले में मैं इस शहर का नाम लूंगा। यहाँ गैर मुल्की सयाह आते हैं। महकमा सियाहत यहाँ की पब्लिसिटी के लिए इंतहाई रकूमात खर्च करता है, मगर यहाँ आने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो इन सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इनसे तावान मांगते हैं और अगर सयाह ये तावान अदा ना करें तो उन्हें बदतरीन हादिसात से दोचार होना पड़ता है। ऐसी कंपनियां कायम हैं यहाँ पर जो खुलम खुला तावान वसूल करती हैं, लेकिन कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लोग जिन्होंने यहाँ दौलत समेटने के लिए अजीबोगरीब माहौल पैदा कर दिया है, मुकम्मल तौर पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ रखते हैं। वो यहाँ स्मगलिंग करते हैं, दूसरे ऐसे जराइम करते हैं जो मुल्क के लिए शदीद नुकसानदेह हैं, लेकिन इनके खिलाफ कुछ नहीं होता। इसके अलावा, कर्नल शहबाज ने कहा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये तो एक अलग मसला है कर्नल साहिब। मुझे यहाँ भेजा गया है और आप ही की एक हम नाम शख्सियत ने भेजा है। मेरी मुराद वजीर खारजा से है।
हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, कर्नल शहबाज ने कहा। मुख्तसरन काम करके मैंने कुछ मालूमात हासिल कर ली हैं। गैर मकामी लोग तो ऐसे मौका से फायदा उठाते ही हैं। चुनाचे चंद गिरोह स्मगलिंग के लिए इन लोगों से ताउन करते हैं। पड़ोसी मुल्क से स्मगलर माल लेकर यहाँ आते हैं और यहाँ से इंतहाई कीमती अशिया वहाँ मुंतकिल हो जाती हैं और इसके लिए एक इंतहाई पुरस्कार तरीका कार रखा गया है। बता चुका हूँ मैं शहबाज को, राजा सुबहान ने कहा। कर्नल शहबाज बोले, वैसे इस तरीका कार की मैं दाद देता हूँ। जिन्होंने ये सब कुछ सोचा बिलाशुबा वो ज़हीन थे, लेकिन जिसने इसका इंकशाफ किया उसको मैं उनसे ज्यादा ज़हीन कहता हूँ। और तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ डियर जहांगीर जमाल शाह कि तुमने इसका पता लगाया। भरतौर मैं सोचता हूँ कि अब एक बाकायदा प्लानिंग के तहत मैं ये काम कर डालूं, लेकिन इसके इंकशाफात के लिए मैं चाहता हूँ कि दुश्मन ही की जुबान से मालूमात हासिल की जाएं। तुम्हारा मशवरा भी चाहता हूँ इस सिलसिले में। कर्नल साहिब, अब जब कि आपने इस मसले का चार्ज ले लिया है तो मैं आप ही को इसका जिम्मेदार भी करार देता हूँ। नहीं, ये न समझना कि जो खीर तुमने पकाई है मैं उसे खा लूंगा। जो कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है वो तुम्हारे ही नाम से मंसूब रहेगा। मैं इस सिलसिले में तुम्हारे मावन की हैसियत से काम करना चाहता हूँ। मैं हंसने लगा। फिर मैंने कहा, बहरहाल कर्नल, मैं कारनामों को ज्यादा अहमियत नहीं देता। मेरा काम होना चाहिए जिस अंदाज में भी हो। मैंने एक प्रोग्राम बनाया है इस सारी गुफ्तगू को सुनने के बाद। कर्नल शहबाज ने कहा, क्या? मेरे ख्याल में हम दौलत खान को गिरफ्तार कर लेते हैं। दौलत खान की गिरफ्तारी के बाद हम इसका ये बयान शाया कर देंगे कि असल में इसके बारे में ये सारे इंकशाफात याकूत खान ने किए हैं और इससे आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि हमें क्या नताइज हासिल होंगे। जवाब में दौलत खान याकूत खान के बारे में इंकशाफात करेगा और सारे मसाइल चुटकी बजाते हल हो जाएंगे। क्या आप मुझसे इत्तफाक करते हैं इस सिलसिले में जहांगीर जमाल शाह साहिब? बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है और इसी किस्म के प्रोग्रामों से हमेशा बेहतरीन नताइज हासिल हुए हैं। मैं आपसे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ, मैंने जवाब दिया। तो दौलत खान के ठिकानों के बारे में आप मुझे तफसीलात बताइए। मैं आपको अपनी मालूमात के मुताबिक ये तफसीलात फराहम कर देता हूँ, मैंने कहा। और इसके बाद मैं कर्नल शहबाज को दौलत खान के ठिकानों की तफसीलात बताने लगा। कर्नल शहबाज तमाम तफसीलात नोट कर रहे थे और फिर उन्होंने कहा, ये जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसकी तकमील कर लूंगा। भरतौर ये सारे मसले हमारे दरमियान तय हुए। मैं खुश था। फिर मैंने रीटा के बारे में मुख्तसर तरीन अल्फाज में कर्नल शहबाज को तफसीलात बताई और कर्नल शहबाज शिशदा रह गया। उसने कहा, मुझे नहीं मालूम था कि काम इतने आला पैमाने पर हो रहा है। बहरहाल ठीक है, सब ठीक है। ये सब कुछ हमारी पसंद के मुताबिक ही हो जाएगा। अब आप ये बताइए कि आपको मेरी किस सिलसिले में जरूरत है? अभी कुछ नहीं। हाँ, राजा साहिब राजल शाह की क्या कैफियत है? खामोश है, चुप लग गई है उसे, कुछ नहीं बोलता, बस आमकों की तरह चेहरा तके जाता है। मैंने हालांकि उससे चंद मालूमात में छेड़ा भी है, लेकिन वो शदीद खौफ और एहसास का शिकार है। खैर, उसकी शख्सियत ही इस सिलसिले में काफी है, वहीं से बात बन जाएगी। उधर कर्नल शहबाज अपने कामों में मसरूफ था और इधर रीटा के मसले को मैं हल कर देना चाहता था। थोड़ी सी शर्मिंदगी और अफसोस भी था कि खानम गुल चिराग और खानम गोहर जहां और नौशाद मेरी तरफ से उन एहसासात का शिकार थी। वैसे मुजरिम तो था मैं, लेकिन क्या करता, रीटा को शीशे में उतारने के लिए इसके अलावा और कोई काम नहीं हो सकता था। दिन भर की आवारा गर्दी के बाद शाम को घर वापस पहुंच गया। घर के माहौल पर एक अजीब सी कैफियत छाई हुई थी। सब लोग खामोश से थे और सबके अंदाज में एक पुरस्रारियत पाई जाती थी। मैंने मुस्कुराते हुए खानम गोहर जहां से पूछा, क्या रीटा वापस आ गई? नहीं, अभी तक नहीं आई। खानम गोहर जहां ने जवाब दिया। नौशाद कहाँ है? अपने कमरे में है। और खानम गुल चिराग? वो भी अपने कमरे में है। महाबत खान आ गए? हाँ, वो भी अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। ओहो, मैं समझा वो वापस नहीं आए। उनकी गाड़ी मौजूद नहीं है, गाड़ी कोई ले गया है। तो फिर रीटा के आने से पहले आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, लेकिन एक ऐसी जगह जहां ना तो किसी के कुछ सुनने का इम्कान हो और ना इस तरह हो कि रीटा आ जाए और हमें इसकी आमद का इल्म न हो। कोई खास बात है? इतनी खास बात कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। खानम गोहर जहां मैं अपनी तमाम बुराइयों का पूरा नक्शा आपके सामने पेश करना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि इसके बारे में मालूमात हासिल होने के बाद आप अपने आप को काबू में रखेंगे। खानम गोहर जहां के चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए थे। मैंने कहा, क्या आप मेरी इस दरखास्त को कबूल करेंगी खानम? मैं सबसे कह देती हूँ, तुम थोड़ी देर के बाद ऊपर वाले हिस्से में पहुँच जाओ। मेरा मकसद है खुली जगह में, ताकि कोई खतरा ही न रहे। 10 मिनट में पहुँचता हूँ, मैंने कहा और मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में पहुंच गया। लिबास तब्दील किया। ज़हन में वो ख्यालात तरतीब दे रहा था जिसके तहत उन लोगों से गुफ्तगू करनी थी। अहम तरीन मसला था और शायद ये इस मसले का आखिरी हिस्सा भी हो। कुछ ऐसे ही अंदाजे थे। बड़ी ड्रामाई सिचुएशन थी और अब मुझसे ज्यादा और कौन इस सिचुएशन से लुत्फ अंदोज हो सकता था। कर्नल शहबाज ने दिल बढ़ा दिया था, वरना ये सब कुछ इतना आसान न होता। कुछ देर के बाद उस जगह पहुंच गया।
जहाँ के बारे में खानम गौहर चिराग मुझसे कह गई थी। यहाँ सब जमा थे, महाबत खान, नौशाद, गुल चिराग और गौहर जहाँ। महाबत खान का चेहरा सुर्ख हो रहा था। बैठ सकता हूँ? मैंने पूछा। बैठो, खानम गुल चिराग भारी लहजे में बोली और मैं बैठ गया। सबके चेहरे बुझे हुए थे। खानम गौहर जहाँ ने कहा, तुमने कुछ बताने को कहा था। हाँ, और मैं इसमें देर नहीं लगाऊंगा क्योंकि खदशा है कि रीटा आ जाएंगी। बताओ, गौहर जहाँ ने कहा। जो कुछ कह रहा हूँ इस पर आप लोगों का रद्द अमल क्या होगा? मैंने सवाल किया। ये तो तुम्हारे अल्फाज पर मुनसर है। अगर मेरे अल्फाज तल्ख और नाकाबिले बर्दाश्त हुए तो तुम हमारे साथ ये सलूक करोगे। खानम गुल चिराग ने कहा, बराए मेहरबानी आप लोग तस्दीक कर सकते हैं कि मैं एक अच्छे खानदान का फर्द हूँ। मेरी कुछ खानदानी इक़दार हैं। मैं कोई फकीर आदमी नहीं हूँ कि यहाँ रिहाइश के अखराजात बर्दाश्त न कर सका और वक्त गुजारी के लिए आपके दर पर आ पड़ा। इन बातों का इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक है? खानम गौहर चिराग ने कहा, बहुत बड़ा ताल्लुक है। बताओ। खानम, इत्तफाक से मैं राजल शाह का हमशक्ल निकला। इत्तफाक से आपने मुझे देखा और बिल आखिर मैं आपकी मोहब्बतों से सरशार यहाँ चला आया। यहाँ मुझे बहुत प्यार मिला। एक इंसान की हैसियत से मैं आप लोगों से प्यार करने पर मजबूर हो गया। हम लोगों से या सिर्फ? नौशाद भड़क कर बोली। मिस नौशाद, मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। हाँ कहो, बोलो, जवाब दो। सबसे प्यार करने का नाम क्यों नहीं लेते? जिसे तुम्हें प्यार है उसकी बात करो। खानम गौहर जहाँ, आपकी गवाही में कहता हूँ, इसके बाद अगर खानम नौशाद ने शर्मिंदा होकर मुझसे माफी मांगी तो मैं इन्हें माफ नहीं करूंगा। मैं तुमसे शर्मिंदा होंगी? मैं तुमसे माफी मांगू? मैं थूकती हूँ तुम पर। नौशाद ने कहा, हो सकता है कोई ऐसा लम्हा आ जाए। मैंने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ गोली मार सकती हूँ, चाहे मैं बेगुनाह ही क्यों न साबित हो जाऊं। ये बेहद मक्कार इंसान है, ये हमारा वक्त जाया कर रहा है। नौशाद गर्ज कर बोली, मेरे अहद की तकमील हो गई। खानम गुल चिराग, जो कुछ कह रहा हूँ इसे गौर से सुनिए। आप लोग मुझे यहाँ ले आए, मैं पूरे खुलूस और सच्चाई के साथ जान गया, लेकिन आपको इल्म है कि मैं एक आला पुलिस ऑफिसर का बेटा हूँ। पता नहीं हो भी हो या नहीं। नौशाद ने कहा, मिस नौशाद, बात दुश्मनी की हुदूद में ना लाइए। खानम, आप इन्हें रोकें। नौशाद, खामोश रहो। खानम गुल चिराग ने कहा। नौशाद मुंह सिकोड़ कर खामोश हो गई। मेरे खमीर में जुर्म कशी छुपी हुई है। न जाने क्यों मेरी आंखों ने मोहतरमा रीटा को देखकर कुछ महसूस किया। मुझे यूं लगा जैसे वो इस खानदान की मुखलिस ना हो। फिर बोलूं? नौशाद ने कहा। नौशाद, गौहर जहां ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा, इतना जरूर कहूंगी कि जो बात हम कभी महसूस नहीं कर सके वो एक बाहर के आदमी ने कैसे महसूस कर ली। तुम बिल्कुल खामोश रहो। जवाब सिर्फ इतना है कि आपने रीटा को सिर्फ घर की चार दीवारी में देखा है मिस नौशाद। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मिस रीटा में मुझे कुछ ऐसी बातें नजर आईं जो मेरी निगाहों में मशकूक थी और इसी के नतीजे में मेरी तहकीक ने मुझे इस पर निगाह रखने पर मजबूर कर दिया। एक रात मैंने एक अजीब मंजर देखा। क्या? गौहर जहाँ बेख्तियार बोली। इंतहाई माजरत के साथ महाबत खान साहिब, मैं इन्हें उस रात की कहानी सुनाने लगा हूँ जिस रात मैं बेख्तियार आपके कमरे में घुस आया था। मुझे मुखातिब ना करो। महाबत खान ने गुराए हुए लहजे में कहा। उस रात खानम गुल चिराग, मैं किसी शुबे के तहत महाबत खान साहिब के कमरे के सामने से गुजर रहा था कि मैंने एक अजीब मंजर देखा। रीटा महाबत खान साहिब को सांप से डसवा रही थी। मैंने मुदाखलत की तो मुझे पता चला कि ये खान साहिब की मजबूरी है, मगर ये हम जानते हैं। गुल चिराग ने कहा। रीटा के लिए दिल में और तजस्सुस जाग उठा और मैंने उस पर निगाह रखना शुरू कर दी। फिर मैंने रीटा की कुछ पुरस्रार कार्रवाइयां भी देखी। मसलन इनका ताल्लुक कुछ ऐसे लोगों से निकला जो स्मगलिंग करते थे और यहाँ के बहुत बड़े लोग कहलाते हैं। कौन? महाबत खान बेख्तियार बोल पड़ा। मसलन दौलत खान, याकूत खान। क्या बकते हो? महाबत खान ने गुस्से से पहलू बदल कर कहा। आपको पूरी बात सुनना होगी खान साहिब। तो मादरे मेहरबान, मैंने उनसे ये खोज की कि रीटा का उनसे क्या ताल्लुक है। मुझे मालूम हो गया कि रीटा उनकी साथी है स्मगलिंग में। मादरे मेहरबान, क्या ये हद से ज्यादा बात नहीं है? सुन तो लो महाबत खान, पूरी बात तो सुन लो। खानम गुल चिराग ने कहा। मादरे मेहरबान, ये मालूम होने के बाद के सांपों की शिकारियों की हैसियत से रीटा साहिबा एक और ग्रोह जो 10 आदमियों पर मुश्तमिल है रीटा साहिबा के लिए काम करता है। इसके बाद मेरे लिए ये जरूरी हो गया कि मोहतरमा रीटा से ताल्लुकात बढ़ाकर उनसे मुकम्मल मालूमात हासिल करूं और मेरा यही अमल था जिससे मिस नौशाद मेरे सिलसिले में मशकूक हो गई। मैंने मोहतरमा रीटा से दोस्ती कर ली और इसके बाद नमक का हक अदा कर दिया। इससे दोस्ती करके नौशाद ने कहा। हाँ मिस नौशाद, इस दोस्ती से मुझे इतना कुछ मालूम हो गया जो किसी और तरह नहीं मालूम हो सकता था। किससे मालूम हुआ? मोहतरमा रीटा से। उन्होंने खुद मेरे सामने जुबान खोल दी। क्या कहा उसने? वो एक अलग कहानी है, तुम्हें सुनानी पड़ेगी वरना। महाबत खान का हाथ बगली होल्स्टर की तरफ बढ़ गया। मैं मुस्कुरा दिया। लो सुना रहा हूँ खान साहिब, बराए मेहरबानी सुकून से सुनिए। यूरोप में मिस रीटा असल में राजल शाह की दोस्त थी, उसकी महबूबा थी।
महाबत खान ने दांत इतनी जोर से भींचे कि उसके चेहरे के मसल्स उभर आए। मैंने लापरवाही से अपना कलाम जारी रखा। रीटा ने दोनों भाइयों के बारे में मालूमात हासिल की और फिर एक फैसला कर लिया। उसने महाबत खान से शादी कर ली और तुम्हें मंशियात का आदी बनाकर नाकारा करती रही। राजल शाह को उसने शीशे में उतार लिया और फिर एक तवील साजिश करके राजल शाह को यहाँ भिजवा दिया और खुद महाबत खान के साथ यहाँ चली आई। बकवास। राजल शाह वो तो महाबत खान बोला, मर चुके थे, वो इंतकाल हो गया था उनका लंदन में। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो? महाबत खान का सांस फूलने लगा। राजल शाह जिंदा है, मैंने कहा और जैसे बम सब फट गया। सब उछल पड़े थे। क्या? सब के मुंह से अजीब सी आवाजें निकली मगर राजल शाह। गोहर जहां ने कहा, क्या कहा है तुमसे इसके बारे में? महाबत खान ने गुटी गुटी आवाज में कहा। क्या राजल शाह? गुलचराग की आवाज अंदर आ गई। हाँ मादरे मेहरबान, आपका राजल शाह जिंदा है।